हेलो फ्रेंड, फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों को पढ़ाऊंगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की संकलन की सीरीज चलाई जा रही है, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीआईटी, डीट्रिपलएसबी, केवीएस, एनवीएस, स्कूल तथा कॉलेज लेक्चरर, एलटी ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट एवं सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पहला प्रश्न आएगा। प्लेटो हॉब्स बेंथम वर्ग में से आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। यह मानता है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले हित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन बेंथम का है। बेंथम कहता है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले हित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सभी सत्य है। राज्य अमूर्त है तथा सरकार मूर्त है। इस राज्य को किस रूप में है हम देख नहीं सकते, किंतु सरकार को देख सकते हैं, इसलिए सरकार का मूर्त रूप है। राज्य सरकार का अभिकर्ता है। समाज राज्य से व्यापक है। समाज राज्य से व्यापक है तथा राज्य की सदस्यता अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना पड़ता बल्कि अपने आप ही मिल जाती है, इसलिए अनिवार्य होती है। प्रश्न अगला है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वित करता है। यह किसका कथन है? यह कथन डायसी का है। डायसी कहता है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व होता है? तो यह राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व या उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स, बेंथम में से राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के जीवधारी सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न आएगा, किसने कहा आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसके भूमि शारीरिक हिंसा के संसाधनों एवं उसकी वैधानिकता है? यह कथन मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर कहता है, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार एवं उसकी वैधानिकता है। तो यह किसने कहा है? मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में किया है। यह किया है मैकियावेली ने। मैकियावेली ने द प्रिंस बुक में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। अगला प्रश्न है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती
वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु राज्य के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दैत्योपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। रॉबर्ट मैकाइवर कहता है, जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दैत्योपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दार्शनिकों में हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो का ऐतिहासिक सही क्रम है। हॉब्स 1588, लॉक 1632, मॉन्टेस्क्यू 1689 तथा रूसो 1712 को जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी तथा मनोविज्ञान की मदद ली है। यह थॉमस हॉब्स ने राजनीति शास्त्र में अध्ययन के लिए ज्यामिति, भौतिकी तथा मनोविज्ञान की मदद ली है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन सीले का है। सीले कहता है, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति के निर्मूल है। तो यह कथन सीले का है। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह है देवीपत्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन भी सीले का है। इसी कथन को अन्य तरीके से और पूछा जाता है, राजनीति इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़विहीन है तथा नागरिक शास्त्र बिना इतिहास के फलविहीन है। यह कथन सीले का है। सीले कहता है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलविहीन है। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सर हेनरी मेन ने। अगला प्रश्न है, किसने पारिस्थिति से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सर हेनरी मेन ने। सर हेनरी मेन ने पारिस्थिति से संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, वह एक सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है, राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अगला कथन है, सेबाइन कहता है, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शनों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम है। यह कहा है थॉमस हॉब्स को कहा है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह कथन जी.एस. सेबाइन का है। जी.एस. सेबाइन कहता है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह कथन जे.एच. सेबाइन का है। अगला प्रश्न है, जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, जे.एस. मिल तथा जे.एस. मिल में से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। यह थॉमस पेन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, निर्भर, निंदनीय, अल्पकालिक था। तो हॉब्स क्या कहता है, प्राकृतिक अवस्था को एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था निरंतर संघर्ष का।
हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था निरंतर संघर्ष का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। यह कथन थॉमस हॉब्स का है। थॉमस हॉब्स कहता है व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की प्रगति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। मॉरिस जोन्स एवं रजनीश कोठारी। रजनीश कोठारी और मॉरिस जोन्स भारतीय राज्य की प्रगति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। यह कथन जे एस मिल का है। जे एस मिल कहता है किसी भी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में व्यक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्यों को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। यह कथन जे एस मिल का है। अगला कथन है, 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति, 1688 की स्वर्णिम क्रांति में से लोक के विचारों की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। यह 1688 की स्वर्णिम क्रांति, 1688 की स्वर्णिम क्रांति से लोक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह किसने कहा है? हॉबहाउस। हॉबहाउस का कथन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह किसने कहा है? यह थॉमस हॉब्स ने कहा है। यह कहा है हॉबहाउस, थॉमस हॉब्स का कथन है ये, हॉबहाउस का कथन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। किसने कहा है? हॉबहाउस ने। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति के स्वार्थ द्वारा ऐसे आदान प्रदान का परिणाम है या परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकारों को प्राप्त किया है। यह कथन है लिकाक का। लिकाक कहता है, राज्य व्यक्ति के स्वार्थ द्वारा एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम है जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किया है। अगला कथन है, मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण संघर्षमय है, इसलिए समझौता द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। यह कथन है रिचर्ड हुकर। रिचर्ड हुकर, मनुष्य की आदिम अवस्था शांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए राज्य द्वारा समझौता द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य एक समझौते का फल है। यह किसका कथन है? यह ह्यूगो ग्रोसियस का है। ह्यूगो ग्रोसियस का मानना है राज्य एक समझौते का फल है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। यह सामाजिक समझौते सिद्धांत का एक भाग है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? यह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है सामाजिक समझौते सिद्धांत का। सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत को आवश्यक भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांत
किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? यह सामाजिक समझौते सिद्धांत। सामाजिक समझौते सिद्धांत में माना जाता है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। हाब्स, लॉक, रूसो। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन, ग्रीन में से किस विचारक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो यह आलोचना किसने नहीं की है? राइट ने। बाकी ने आलोचना की है मार्क्स, वाहन और ग्रीन ने समझौता सिद्धांत के प्रमुख आलोचक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हाब्स, लॉक, जेसमिल, रूसो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। तो इसमें जेसमिल सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है और बाकी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़ा है हाब्स, लॉक और रूसो। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो यह ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी जेसमिल की रचना है, यह संविदावादी विचारक नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, लेवियाथन हाब्स की और टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट यह जॉन लॉक की रचना है। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद पर। व्यक्तिवाद सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्लेटो, बेंथम, हाब्स, बर्क में से आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? यह थॉमस हाब्स मानता है। अगला प्रश्न है हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार प्रदान करता है या देता है। अगला प्रश्न है किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर युद्ध व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध था? यह कथन यह है थॉमस हाब्स का। थॉमस हाब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था तथा हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता किया था इसलिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में समर्पित नहीं होता है। यह कथन रूसो का है। रूसो कहता है प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में समर्पित नहीं होता है। यह कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न कार्य करने का प्रयत्न करता है। यह राजनीतिक बाध्यता के आधार पर राज्य की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभुता राज्य की धारणा को किसने संयुक्त किया है? तो यह थॉमस हाब्स ने किया है। थॉमस हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभुता राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। यह कथन है जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और सीमित संप्रभुता की स्थापना की बात कही थी। और अगला प्रश्न है किसने कहा हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता? यह कथन है स्पिनोजा का। स्पिनोजा कहता है
हाप्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। राज्य की उत्पत्ति के उत्पादन के शोषणपूर्वक संबंध के रक्षार्थ से हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्योत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? यह विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि मानव प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांत की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है? यह कथन बर्गेस का है। बर्गेस कहता है, मानव प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांत की क्रमिकता पूर्ण ही राज्य है। यह बर्गेस का मानना है। अगला कथन है, राज्य उत्पत्ति का वह सिद्धांत जिसने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। यह विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत? ऐतिहासिक सिद्धांत राज्योत्पत्ति का वह सिद्धांत जिसने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम मानता है। अगला प्रश्न है, बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत तथा दैवीय सिद्धांत में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? यह विकासवादी सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति के सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? विकासवादी सिद्धांत को। राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो सर्वमान्य है? विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत माना जाता है? विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? यह ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया बल्कि राज्य अपने आप ही विकसित हुआ है? तो यह राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत का मानना है मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया बल्कि अपने आप ही विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है सीमित राजतंत्र की अवधारणा का। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया है? यह रूसो ने किया है। अगला प्रश्न है, लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन से सिद्धांत को स्वीकार किया है? दैवीय सिद्धांत को। दैवीय सिद्धांत को मनु ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, राज्योत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत में राज्योत्पत्ति का सही व्याख्या करता है अपने सीमित रूप में उपयुक्त ये सभी सिद्धांत राज्योत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा के लेखक है रूसो। रूसो ने 1762 में संविदा सिद्धांत को लिखा था फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला है? फ्रांस का। रूसो किस देश का रहने वाला है? फ्रांस का। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए क्रांति में लोगों की प्रेरणा का कार्य किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा? सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों की प्रेरणा का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? अरस्तु ने। अरस्तु ने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, रूसो को सामान्य इच्छा का मतलब है कि रूसो का सामान्य इच्छा का मतलब क्या मानना है? उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किस व्यक्ति की
हो सकते हैं जिसने उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। तो इसमें कहा गया रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब है उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किस एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। अगला प्रश्न है रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होता है, यह सदैव सही होता है। तो रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में माना जाता है यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होता है, यह सदैव सही होता है। अगला प्रश्न है रूसो के लिए किसने सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना है कानून को? अगला प्रश्न है राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है या किस दार्शनिक का है? यह अरस्तु का है। अरस्तु का मानना है राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निर्मित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है? यह कथन भी अरस्तु का है। इसी कथन को अन्य तरीके से पूछा जाता है किसने कहा है राज्य उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना है? यह अरस्तु ने कहा है। अगला कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह वाक्य से रूसो का आशय है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। रूसो का मानना है इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। जब मनुष्य जन्म होता है उस समय स्वतंत्र होता है किंतु जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं वैसे सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है या पग पर स्वयं को जकड़ा हुआ मानता है। अगला प्रश्न है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है? रूसो का कथन है। इसी कथन को अन्य तरीके से और पूछा गया है किसने कहा है आदमी जन्म के वक्त आज़ाद और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है? यह कथन रूसो का है। अगला कथन इसी को अन्य तरीके से और पूछा गया है व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। यह किसने कहा है? रूसो ने। अगला कथन है इसी कथन को अन्य तरीके से पूछा गया है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता है। यह किस विचारक से संबंधित है? यह रूसो ने कहा है। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक चिंतन ने अपने आत्मरक्षा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया स्वयं और उसके डर को? यह कहा है थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने कहा है उसके आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है स्वयं को और उसके डर को। अगला प्रश्न है किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित है? यह कथन रूसो का है। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता है। अगला प्रश्न है किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है? यह किया है इमैनुएल कांट। कांट का मानना है कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है। तो इसमें सम्मिलित करना है अपने को विचारक और कथन को। तो इसमें थ्रेसिमेकस
का मानना है न्याय शक्तिशाली का हित होता है। बोंदा, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। बोंदा का मानना है अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। टी.एच. ग्रीन से संबंधित कथन है इच्छा न कि राज्य का आधार है। टी.एच. ग्रीन का मानना है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। माओ त्से-तुंग का प्रसिद्ध कथन है शक्ति बंदूक की नली से निकलता है। अगला कथन है किसने सामाजिक संवेदना सिद्धांत के घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। यह सर हेनरी मैन ने सामाजिक संवेदना सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना किया है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, माइकल ऑक्सफोर्ड, अन्ना अरेंट में से सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। जॉन रॉल्स को सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तरह में जिसमें रक्त संबंध, धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। यह कथन माना जाता है गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तरह में जिसमें रक्त संबंध, धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है, गिलक्राइस्ट का मानना है। अगला प्रश्न है राज्य उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें महत्वपूर्ण तत्व में आएगा रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध शक्ति और राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है ऐतिहासिक तत्व के अंतर्गत। अगला प्रश्न है राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेम्स प्रथम ने किया है। अगला प्रश्न है राज्य उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है राज्य उत्पत्ति का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को। अगला प्रश्न है मनु राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक है? दैवीय सिद्धांत के। अगला प्रश्न है राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह मनु के द्वारा राजधर्म के सिद्धांत को दिया गया या प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है दैवीय सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवता आते हैं? 8 देवता आते हैं। कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवताओं को उल्लेख है? 8 देवताओं का। अगला प्रश्न है मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? 8 देवताओं के। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति का उल्लेख है? 8 देवताओं का। अगला प्रश्न है राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार का मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। यह कथन है रॉबर्ट फिल्मर का कथन है राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा होता है। यह कथन रॉबर्ट फिल्मर का है। अगला कथन है किसके अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं? यह प्रसिद्ध कथन है जेम्स प्रथम का और इसकी प्रमुख पुस्तक है लॉ ऑफ मोनार्की। अगला कथन है यह कथन है कि राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवीय संस्था है। जेलिनेक का मानना है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य का मानवीय संस्था न होकर दैवीय संस्था है। अगला प्रश्न है किसने कहा दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के
सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन जेरेमी बेंथम का है। बेंथम का मानना है दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के वृद्धि करना ही सरकार का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करना है। यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन का मानना है राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करना है। अगला प्रश्न है राज्यपत्ति का दैवीय सिद्धांत का यह मानना है। तो दैवीय सिद्धांत का मानना है राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं होते हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते उसी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कारण है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित है। कारण है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है राज्यपत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है या धर्म को राजनीति से जोड़ता है। यह कौन जोड़ता है? राज्यपत्ति का दैवीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है राजनीति चेतना राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत से। विकासवादी सिद्धांत संबंधित है। राजनीतिक चेतना राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। अगला कथन है ब्लंटस्ली का। तो यह किसका कथन है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा है राज्य का निर्माण का कारण बनती है। यह कथन किसका है? ब्लंटस्ली का। ब्लंटस्ली का मानना है मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा है राज्य का निर्माण का कारण बनती है। अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह कथन बेनिंग एंड बिनिंग का है। बेनिंग एंड बिनिंग का मानना है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र का उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन करता है राज्य उत्पत्ति का। अगला प्रश्न है राज्य उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं 18वीं सदी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? यह सामाजिक संविदा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। अगला प्रश्न है विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का विकास मंद प्रक्रिया का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है। यह राज्यपत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख 3 प्रतिपादक माने जाते हैं हाब्स लॉक और रूसो। हाब्स लॉक रूसो को सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य, राज्य का उद्देश्य तथा राज्य का मूल में से किस का संबंध रखता है? यह राज्य का मूल। अगला प्रश्न है सही सम्मिलित करना है जिसमें अवधारणा दिया है और एक तरफ विचार रखे। तो जिसमें राज्य की बहुलवादी धारणा से संबंधित है लास्की और मैकाइवर। लास्की और मैकाइवर राज्य की बहुलवादी धारणा से संबंधित है। अगला है राज्य की शक्ति धारणा से संबंधित है मैकियावेली। अगला है
राज्य की समझौता सिद्धांत समझते हैं हाब्स लॉ रूसो। अगला प्रश्न है सर्वसत्तावादी हिगल और बेरेहार्डी। अगला है वैज्ञानिक समाजवादी माना जाता है कार्ल मार्क्स को। उपयोगितावादी बेंथम और मिल को माना जाता है। अगला है अराजकतावादी प्रुंदो और गॉडविन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हाब्स लॉ रूसो एक मत है राज्य समझौते का परिणाम है। राज्य समझौते का परिणाम है इसके लिए तीनों एक मत में आते हैं कौन हाब्स लॉ और रूसो। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते का सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते सिद्धांत मूलतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार पर समझना चाहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या चाहता है यह चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार पर समझना चाहता है। अगला प्रश्न है राज्यपत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है या प्रबल समर्थक है यह सर हेनरी मेन पितृसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित में से सही जोड़े का मिलान करना है। राज्योत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक है एक तरफ सिद्धांत दिया गया है दूसरी तरफ समर्थक तो देवीपत्ति सिद्धांत के समर्थक है जेम्स प्रथम। शक्ति सिद्धांत के समर्थक है ओपेनहाइमर। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जेंटस और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है सर हेनरी मेन। अगला प्रश्न है राज्य है नगर था और चर्च भी ये चर्चा नहीं है चर्च है यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है यह यूनानी विचारक का। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया यह कथन है रूसो का मानना है कला तथा विज्ञान के विकास में मानव को भ्रष्ट या पतित कर दिया है यह मानना किसका है रूसो का। तो अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है तो जिसमें थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक से संबंधित है रूसो इमाइल से संबंधित है और जॉन लॉक सिविल सरकार पर ट्रीटिस से संबंधित है। राज्योत्पत्ति से देवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है तो राज्योत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में आते हैं रॉबर्ट फिल्मर जेम्स प्रथम प्लूटार्क जेलिनेक लुई 14वें सेंट एम्ब्रोज ये राज्योत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के समर्थक है। अगला प्रश्न है राज्योत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के समर्थक है ट्रीटिस के ब्लंटसली एरिक काफमैन ओपेनहाइमर। अगला है राज्योत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत मॉर्गन जैक्सन बेथोवेन और मैकलिन ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक है। अगला है राज्योत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक के रूप में माना जाता है सर हेनरी मेन को। अगला है सामाजिक समझौता या संविदा सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है हाब्स लॉ रूसो। अगला आएगा राज्योत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मैकाइवर ब्लंटसली गिलक्राइस्ट बर्ग गार्नर बर्गेस सर हेनरी मेन। तो इसमें राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण चीज आते हैं राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले विचारक आते हैं। राज्य आवश्यक बुराई है मानने वाले हैं नकारात्मक उदारवादी स्वेच्छातंत्रवादी और उपयोगितावादी ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। अगला है राज्य को आवश्यक अच्छाई मानते हैं राज्य का आवश्यक अच्छाई के रूप में मानते हैं आधुनिक उदारवादी कल्याणकारी राज्य समतावादी और समाजवादियों।
इनका मानना है राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। अगला है राज्य अनावश्यक बुराई है। राज्य अनावश्यक बुराई है कौन मानते हैं? अराजकतावादी और साम्यवादी। और ये राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।